बहुत समय पहले की बात है। सोनापुर नामक गांव में सुमित्रा अपने 3 बच्चों के साथ एक कच्चे मकान में रहा करती थी। कुछ समय पहले ही सुमित्रा के पति का निधन हो गया था, जिसकी वजह से तीनों बच्चों की जिम्मेदारी सुमित्रा के ऊपर आ चुकी थी। सुमित्रा अपना और अपने बच्चों का पालन पोषण करने के लिए सिलाई क्या करती थी। वह बहुत अच्छी सिलाई करती थी, लेकिन सुमित्रा को उसके हुनर के ज्यादा पैसे नहीं मिलते थे, जिसकी वजह से कभी कभी तो उसे अपने बच्चों के साथ भूखा रहना पड़ जाया करता था। सुमित्रा की एक 17 वर्ष की बेटी थी दिव्या, और एक 8 वर्ष की बेटी थी सुमन, और एक 5 वर्ष का बेटा था रोहन। एक दिन सुमित्रा अपने हाथ के बहुत सुंदर सुंदर तैयार किए हुए कपड़े एक पोटली में बांधती है। तभी दिव्या अपनी माँ से कहती है, माँ, मैं 1 हफ्ते से लगातार देख रही हूँ आप रात दिन सिलाई करती हैं, और जो भी आपने कपड़े सिलकर तैयार किए हैं आप उन्हें बांधकर कहाँ लेकर जा रही हैं? मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, आप क्या करने वाली हैं? दिव्या, मेरी प्यारी बच्ची, मैं इन सभी कपड़ों को शहर लेकर जा रही हूँ। तुझे तो पता ही है कि मैं कितनी मेहनत करती हूँ, लेकिन यह गांव वाले हैं कि मुझे ज्यादा पैसे देते ही नहीं हैं, इसलिए मैं शहर इन कपड़ों को बेचने जा रही हूँ। वहाँ इन कपड़ों की अच्छी कीमत मिल जाएगी। तुम देखना, अब जो तुम्हें 1 समय का खाना मिलता है ना, उसके बाद तुम्हें 2 समय का खाना मिलने लगेगा। दिव्या, तुम बड़ी हो, मेरे जाने के बाद अपने दोनों भाई बहन का अच्छे से ख्याल रखना। ठीक है मेरी प्यारी बच्ची, मैं जल्दी कपड़े बेचकर वापस आ जाऊंगी, और जब तक मैं वापस आऊंगी उतना राशन घर में रखा है। ऐसा कहकर सुमित्रा अपने हाथ से बने हुए सभी कपड़ों की पोटली बांधकर और अपने बच्चों से विदा लेकर शहर के लिए निकल जाती है। शहर जाने के लिए रास्ते में एक नदी पड़ती थी, जिसे नाव में बैठकर पार करनी पड़ती थी। सुमित्रा अपनी पोटली समेत नाव के अंदर बैठ जाती है, लेकिन तभी बहुत तेज तूफान आता है और वह नाव डिसबैलेंस हो जाती है, जिसकी वजह से सुमित्रा अपने कपड़ों की पोटली समेत नदी के अंदर बहकर कहीं गुम हो जाती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। घर पर दिव्या, सुमन और रोहन अपनी माँ के आने का इंतजार कर रहे थे, और घर में जो भी कुछ राशन था वह भी खत्म हो गया था। तभी सुमन दिव्या से कहती है, दीदी दीदी, पता नहीं माँ कहाँ गुम हो गई। 5 दिन के लिए कह कर गई थी, और आज पूरे 10 दिन हो गए। उन्हें तो अपने बच्चों की चिंता ही नहीं है। उन्हें अच्छी तरह से पता है कि घर में कितना कम राशन था। ये 10 दिन हमने किस तरह से गुजारे हैं हमें ही पता है। सुमन, यह माँ के बारे में तुम किस तरह से बातें कर रही हो? माँ मौज मस्ती के लिए तो शहर नहीं गई, वे हमारे अच्छे के लिए ही तो शहर गई है। पता नहीं कहीं माँ के साथ कुछ गलत तो नहीं हो गया। मुझे तो बहुत चिंता हो रही है। तुम रोहन का ख्याल रखना, मैं अभी आती हूँ। शहर को जाने वाले रास्ते पर पता कर आती हूँ आखिर बात क्या है। ऐसा कहकर दिव्या शहर को जाने वाले रास्ते यानी कि नदी के पास जाकर वहाँ के लोगों से मालूम करती है, तो उससे एक औरत कहती है, बेटा, कहीं तुम उस औरत के बारे में बात तो नहीं कर रही जिसने रेड साड़ी पहन रखी थी और हाथ में कपड़ों की पोटली थी? बेटा, उसके साथ तो बहुत गलत हुआ। जैसे ही वह नाव में बैठी तभी बहुत तेज तूफान आ गया और नाव के साथ बहकर पता नहीं कहाँ चली गई। लगता है अब तुम्हारी माँ जिंदा नहीं रही। नहीं नहीं आंटी जी, ऐसा नहीं हो सकता। हमारी माँ हमें अकेले छोड़ के नहीं जा सकती। मैं तो शहर जा रही थी, माँ हमें अकेले छोड़ कर कैसे जा सकती है? अब हम उनके बिना कैसे रहेंगे? घर पर रोहन कितना छोटा है, वह माँ के बिना कैसे रहेगा? और घर में तो राशन भी नहीं है। अब हमारा पालन पोषण कैसे होगा? माँ अब तो हमारे अच्छे के लिए शहर जा रही थी, लेकिन हमारे साथ इतना बुरा कैसे हो गया? पहले पिताजी और अब आप। नहीं माँ, आप हमें अकेला छोड़ के नहीं जा सकती। आप जहाँ भी जल्दी से वापस आ जाइए माँ, वापस आ जाइए आप। वह औरत दिव्या को दिलासा देती है और दिव्या उदास होकर घर आ जाती है और घर आकर अपने छोटे भाई बहन को अपनी माँ की मौत के बारे में बता देती है। अपनी माँ की मौत की खबर सुनकर दोनों भाई बहन बहुत ज्यादा रोते हैं। तभी दिव्या सुमन और रोहन से कहती है, सुमन और रोहन, हमारी किस्मत में जो भी लिखा था वह हमारे साथ हो चुका है। लिखे को कौन मिटा सकता है? तुम्हारी बड़ी बहन है ना तुम्हारे साथ। मुझे थोड़ी सिलाई करनी आती है, इसलिए मैंने सोचा कि मैं बुटीक पर जाकर नौकरी करूंगी और वहाँ से जो भी कुछ पैसे मिलेंगे उससे मैं तुम दोनों का
पालन पोषण करूंगी। तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। बस मेरे प्यारे भाई बहन आज और पानी पीकर अपना गुजारा कर लो। और अगले दिन बुटीक पर जाती है। तभी बुटीक मालकिन कहती है, देखो पहले तुम्हें हमें लहंगा सिलकर दिखाना होगा कि तुम कैसे सिलाई कर लेती हो, उसी के बाद हम तुम्हें नौकरी दे पाएंगे। मालकिन के इतना कहते ही दिव्या सिलाई मशीन पर बैठ जाती है और बहुत मेहनत और लगन से एक बहुत सुंदर लहंगा सिलकर तैयार करती है, जिसे देखकर बुटीक मालकिन दंग रह जाती हैं और वह तुरंत उसे नौकरी दे देती हैं और एडवांस पैसे भी। अब दिव्या अपने घर के लिए बहुत सारा राशन लेकर जाती है और शाम को स्वादिष्ट स्वादिष्ट अपने दोनों भाई बहन के लिए खाना बनाकर देती है। ऐसे ही समय बीत रहा था। दिव्या बुटीक पर बहुत मेहनत से काम कर रही थी और पैसे कमा रही थी और अपने दोनों भाई बहन का पालन पोषण कर रही थी। अब दिव्या के घर के हालत पहले से थोड़े बेहतर हो जाते हैं। एक दिन बुटीक मालकिन दिव्या से कहती हैं, देखो दिव्या, हमारे बुटीक पर तुम्हारी वजह से बहुत ज्यादा कस्टमर आ रहे हैं। मैं तुमसे बहुत ज्यादा खुश हूँ और कल ही मुझे एक बहुत बड़ा ऑर्डर मिला है 50 लहंगों का और ये ऑर्डर मैं तुमसे करवाना चाहती हूँ। इसके तुम्हें अच्छे पैसे भी मिल जाएंगे। देखो दिव्या, तुम मुझे निराश मत करना। तुम तो जानती हो कि मेरी एक ब्रांच दूसरे गांव में भी है, मुझे वहाँ जाना पड़ रहा है। मेरे पीछे तुम ही इस बुटीक को संभालोगी और ये ऑर्डर भी पूरा करोगी, ठीक है? मालकिन जी, आप चिंता ना करो, मैं इस बुटीक को बिल्कुल अपना जैसा ही समझूंगी। आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगी और समय रहते ऑर्डर भी पूरा हो जाएगा। बुटीक मालकिन दिव्या के ऊपर भरोसा करके उसके ऊपर बुटीक की सारी जिम्मेदारी छोड़कर दूसरे गांव चली जाती हैं। लेकिन बुटीक में एक लड़की थी काजल, जो हमेशा दिव्या से जलती थी, उसकी तरक्की से जल रही थी। तभी वह अपने साथ की एक लड़की से कहती है, अंजलि देखो तो, हम दोनों कितने समय से इस बुटीक पर काम कर रहे हैं। हमने अपनी आधी उम्र तो इसी बुटीक पर लगा दी, लेकिन मालकिन को हमारे ऊपर जरा भी भरोसा नहीं है और कल की आई लड़की को पूरी बुटीक की जिम्मेदारी दे दी और जो इतना बड़ा ऑर्डर मिला है वो भी। इस तरह से तो ये हमसे कितने आगे बढ़ जाएगी। हमें इसे अभी रोकना चाहिए, वरना तो हमारा पत्ता साफ ही समझो। हाँ काजल, कहती तो तुम बिल्कुल सही हो, लेकिन तुमसे ज्यादा चतुर और चालाक कौन हो सकता है? अब तुम ही कोई प्लान बनाओ कि तुम इस दिव्या की बच्ची को किस तरह से रास्ते से हटाती हो। इतनी आसानी से मैं इस रास्ते से नहीं हटाऊंगी। पहले इसे मेहनत करने दूंगी, उसके बाद इसकी सारी मेहनत पर ऐसे पानी फेरूंगी जिसके बारे में ये सोच भी नहीं सकती। ये हमारे रास्ते में आई है ना, और अपने दुश्मन को रास्ते से हटाना मुझे अच्छी तरीके से आता है। ऐसा कहकर काजल बहुत हंसती है। वहीं दूसरी तरफ बेचारी दिव्या बुटीक का बहुत अच्छे से ख्याल रखती है, रात दिन सिलाई करती है और समय रहते 50 लहंगे बनाकर तैयार कर देती है। तभी काजल सही समय आने पर 50 लहंगों समेत बुटीक के अंदर आग लगा देती है। जब बुटीक मालकिन आकर यह सब देखती है तो वह आग बबूला हो जाती है और वह दिव्या को जोर से थप्पड़ मारकर उससे कहती है, दिव्या, ये मैं क्या देख रही हूँ? तुमने मेरा पूरा बुटीक जला दिया और इसके अंदर कितना महंगा महंगा सामान भी रखा था। तुमने कैसे जिम्मेदारी निभाई? पता नहीं मालकिन जी, ये सब कैसे हो गया। ये सब देखकर तो मैं भी बहुत हैरान हूँ। मालकिन जी, आपके सामने ड्रामा कर रही है। आपको नहीं पता आपके पीछे हमसे आपकी कितनी बुराई करती थी। आपको बर्बाद करने के लिए ही तो इसने आपके बुटीक में आग लगाई है। दिव्या, मैं नहीं जानती कि तुमने मुझसे कौन सी दुश्मनी निकाली है, लेकिन तुमने मेरे पूरे 20 लाख रुपए का नुकसान किया है। मुझे नहीं पता कि तुम 20 लाख रुपए कहां से लेकर आओगी, लेकिन मुझे 20 लाख रुपए तुरंत के तुरंत चाहिए। खुद को बेचो, अपने भाई बहन को बेचो, लेकिन मुझे मेरे पैसे ला कर दो, वरना सोच लेना तुम तीनों भाई बहन को मैं पुलिस के हवाले कर दूंगी और कभी बाहर नहीं निकल पाओगे। अब मेरे सामने से दफा हो जाओ। दिव्या अपनी मालकिन के सामने बहुत ज्यादा गिड़गिड़ाती है, लेकिन उसकी बात का भरोसा कोई नहीं करता और काजल और अंजलि यह सब देखकर बहुत हंस रही थी। वह जो करना चाहती थी उन्होंने कर दिया। दिव्या रोते हुए अपने घर की तरफ जा रही थी और अपनी माँ को बहुत ज्यादा याद कर रही थी। माँ, आज आपकी कमी बहुत महसूस हो रही है। अगर मैं अकेली होती तो मैं जेल चली जाती, लेकिन मेरे छोटे भाई बहन, मैं उन्हें जेल जाते हुए नहीं देख सकती। लेकिन अगर 20 लाख रुपए नहीं दिए तो मालकिन जी हम तीनों भाई बहन को जेल पहुंचा देंगी। माँ, आप हमें छोड़कर क्यों चली गई? मुझे आपकी बहुत याद आ रही है। इस तरह से दिव्या बहुत ज्यादा रो रही थी। तभी वहाँ पर दिव्या की स्वर्गवासी माँ की आत्मा आती है और वह दिव्या से कहती है, बेटा, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं गई, मैं तुम्हारे साथ हूँ।
माँ कभी अपने बच्चों को अकेला नहीं छोड़ती, चाहे वह इस दुनिया से क्यों न चली जाए। मेरे जाने के बाद तुमने अपने छोटे भाई बहन का कितने अच्छे से ख्याल रखा। मुझे तुम पर गर्व है। तुम बहुत अच्छी बहन हो बेटा। मैं तुम्हें जादुई सोने और चांदी के 2 लहंगे देती हूँ। जादुई सोने के लहंगे से तुम्हें बहुत सारी धन दौलत मिलेगी और जादू चांदी के लहंगे से तुम बुटीक की मालकिन को सच्चाई दिखाना कि बुटीक के अंदर क्या हुआ था। तुम बेगुनाह साबित हो जाओगी बेटा। माँ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक माँ ही होती है जो मुसीबत में आए अपने बच्चों को निकाल सकती है। जादुई सोने और चांदी के लहंगे देने का आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दिव्या अपनी माँ के जादुई सोने और चांदी के दोनों लहंगे अपने घर लेकर आ जाती है और अपने दोनों भाई बहन को उनके बारे में बताती है। तभी रोहन कहता है, देखा सुमन दीदी, माँ हमारे साथ नहीं है, लेकिन फिर भी उन्होंने हमारी किस तरह से मदद की। अगर माँ हमें जादुई सोने और चांदी के 2 लहंगे नहीं देती तो आज हम जेल में होते। दिव्या दीदी, आप जल्दी से जाइए और जादुई चांदी के लहंगे की मदद से अपनी मालकिन को सच्चाई दिखाइए। रोहन के इतना कहते ही दिव्या अपनी मालकिन के पास जाती है और वहाँ जाकर उनसे कहती है, मालकिन जी, आपको ऐसा लग रहा है ना कि मैंने आपका भरोसा तोड़ा है। मैंने मेहनत नहीं की, मैंने ऑर्डर पूरा नहीं किया था। आज आपको सच्चाई का पता चल जाएगा कि आपके बुटीक में आग किसने लगाई और मेरी मेहनत को किसने बर्बाद करना चाहा। यह कोई मामूली लहंगा नहीं है, ये जादुई चांदी का लहंगा है। इसकी मदद से आपको पता चल जाएगा कि जब हम दोनों यहाँ पर नहीं थे तो यहाँ पर क्या हुआ था। ऐसा कहकर दिव्या जादुई चांदी के लहंगे से कहती है, माँ के जादुई लहंगे 1 हफ्ते पहले यहाँ पर जो भी हुआ, मालकिन जी को वह सब कुछ नजर आना चाहिए। दिव्या के इतना कहते ही जादुई चांदी का लहंगा बुटीक मालकिन को सब दिखाता है कि किस तरह से काजल बुटीक के अंदर आग लगा रही है और उसने किस तरह से दिव्या की मेहनत के बने हुए 50 लहंगे बुरी तरीके से जलाए थे। यह सब देखकर बुटीक मालकिन चौंक जाती है और वह दिव्या से माफी मांगती है और पुलिस को लेकर काजल के घर जाती हैं और उसे पुलिस के हवाले कर देती हैं। काजल को उसके केस की सजा अच्छी तरह मिल जाती है। इस तरह से दिव्या अपनी माँ के दिए हुए जादुई सोने और चांदी के लहंगे की मदद से एक हंसी खुशी जीवन बिताती है। बहुत समय पहले की बात है। उदयपुर नामक गांव में आरोही एक अनाथ लड़की थी और वह अपनी बूढ़ी दादी के साथ रहा करती थी। आरोही के माता पिता की एक ट्रेन हादसे में मृत्यु हो जाती है। अपने माता पिता के इस दुनिया से जाने के बाद आरोही ने अपनी दादी को ही सब कुछ मान लिया था, माँ भी पिता भी। वह अपनी दादी से बहुत ज्यादा प्यार करती थी। दादी बूढ़ी थी, इसलिए समय के साथ साथ वह कमजोर होती गई और बीमारी ने उनके शरीर में घर कर लिया था। आरोही गांव के एक बुटीक पर काम करने जाया करती थी क्योंकि उसे सिलाई करनी बहुत अच्छी तरह से आती थी, इसलिए वह अपनी पढ़ाई के साथ साथ काम भी कर रही थी और अपना और अपनी दादी का ख्याल भी रख रही थी। ऐसे ही समय बीत रहा था। दादी, मुझे आप पिताजी के बचपन की बातें बताइए। आखिर पिताजी कैसे थे? शरारती थे, नटखट थे या फिर वो बिल्कुल शांत थे? बताइए ना दादी जी, पिताजी आखिर बचपन में कैसे थे? अरे बेटा, किशोरदास तो बहुत ही ज्यादा सीधा साधा बच्चा था, लेकिन बहुत ज्यादा मेहनती। बिल्कुल तुम अपने पिता के ऊपर गई हो। इतनी छोटी उम्र में तुम्हारे ऊपर इतनी बड़ी जिम्मेदारी आ गई और तुमने उसे बखूबी निभाया है। गांव के सरकारी स्कूल में पढ़ने भी जाती हो, वहां से आने के बाद बुटीक पर भी जाती हो और फिर अपनी इस बूढ़ी दादी का कितना ख्याल भी तो रखती हो। बिल्कुल अपने पिता पर गई हो। वो बिल्कुल भी शरारती नहीं था, बस उसे सबका ख्याल रखना आता था। हाँ दादी, माँ पिताजी कितने ज्यादा अच्छे थे। वो हमें इतनी जल्दी अकेला छोड़कर क्यों चले गए? अगर आज वो हमारे साथ होते तो कितना अच्छा होता। दादी, आपको क्या हो गया? मैं आपसे बातें कर रही हूँ। दादी, आप मेरी बातें क्यों नहीं सुन रही? दादी, अपनी आंखें खोलिए। दादी, क्या हुआ? आरोही की दादी उससे बातें करते करते बेहोश हो जाती हैं। आरोही अपनी दादी को इस हाल में देखकर बहुत ज्यादा घबरा जाती है और वह तुरंत उन्हें हॉस्पिटल लेकर जाती है। डॉक्टर दादी के सारे चेकअप करने के बाद डॉक्टर जैसे ही बाहर आती हैं तो आरोही डॉक्टर से कहती है, डॉक्टर बताइए ना, मेरी दादी ठीक तो हो जाएंगी ना? वो ठीक तो है ना? प्लीज मुझे उनसे मिलने दीजिए।
मेरी दादी को क्या हुआ? आज से पहले तो उनके साथ कभी ऐसा नहीं हुआ। वो मुझसे बातें कर रही थी, अचानक ही बेहोश हो गई। डॉक्टर बताइए ना, मेरी दादी जी कैसी है? मेरी दादी के सिवा इस दुनिया में कोई नहीं है, वह मेरी दुनिया है। प्लीज मुझे बताइए वो कैसी है? तुम्हारा उनके प्रति इतना प्यार देखकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन ऐसे प्यार का क्या फायदा जब तुम अपनी दादी का ख्याल ही नहीं रख सकती? क्या तुम्हें पता नहीं उन्हें कितनी बड़ी बीमारी है? बीमारी? दादी को कैसी बीमारी है? मुझे कुछ नहीं पता, और दादी जी ने मुझे आज से पहले अपनी बीमारी के बारे में कुछ नहीं बताया। डॉक्टर बताइए ना, मेरी दादी को क्या हुआ है? देखो आरोही, मुझे तुम्हें बताते हुए बहुत अफसोस हो रहा है, लेकिन तुम्हें नहीं बताऊंगी तो किसे बताऊंगी? तुम्हारी दादी को इलाज की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि उन्हें कैंसर है और उनका ऑपरेशन होना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसलिए तुम 2 लाख रुपए का बंदोबस्त कर लो। क्या पता ऑपरेशन के बाद हम तुम्हारी दादी को बचाने में कामयाब रहे, वरना हम कुछ नहीं कह सकते। 2 लाख रुपए मैं कहाँ से लेकर आऊंगी? डॉक्टर आप चिंता न करो, मैं मेरी दादी को बचाने के लिए रात दिन मेहनत करूंगी, घर भी बेच दूंगी, लेकिन मैं मेरी दादी को कुछ नहीं होने दूंगी। आप मेरी दादी के ऑपरेशन की तैयारियां कीजिए, मैं आपको 2 लाख रुपए दे दूंगी, आप चिंता न करो। ऐसा कहकर आरोही हॉस्पिटल से वापस आ जाती है, लेकिन वह अंदर ही अंदर बहुत ज्यादा परेशान थी कि वह इतनी जल्दी इतने सारे पैसों का बंदोबस्त कहां से करेगी। वह बहुत ही ज्यादा परेशान थी। तभी उसे अपनी बुटीक मालकिन की याद आती है। मुझे बुटीक मालकिन सरिता आंटी के पास जाना चाहिए, वह तो मुझे कितना ज्यादा पसंद करती हैं। जरूर मेरे मुसीबत के समय वह मेरे काम जरूर आएंगी। हाँ, यही सही रहेगा, मुझे उनके पास जाना चाहिए। ऐसा सोचकर आरोही अपने आंसू पहुंचकर बुटीक पर जाती है। आरोही को देखकर बुटीक मालकिन सरिता कहती है, आरोही तुमने तो आज की छुट्टी ली थी, तुमने तो कहा था कि तुम अपनी दादी को हॉस्पिटल लेकर जा रही हो, फिर यहाँ कैसे? सरिता आंटी, मैं आपके पास बहुत उम्मीद लेकर आई हूँ, मुझे निराश मत करना। आपको पता है मेरी दादी को कैंसर है और उनका ऑपरेशन होना बहुत ज्यादा जरूरी है। मुझे 2 लाख रुपए की बहुत ज्यादा जरूरत है। क्या आप मुझे उधार के तौर पर 2 लाख रुपए दे सकती हैं? मैं आपके यहाँ रात दिन सिलाई करूँगी और एक एक पाई चुका दूंगी। आपको तो पता ही है मेरी दादी के सिवा मेरा इस दुनिया में कोई नहीं। प्लीज मना मत कीजिए, मुझे पैसे दे दीजिए। आरोही बेटा, तुम चिंता क्यों करती हो? मुझे तुम पर पूरा भरोसा है, लेकिन अभी मेरे पास तुम्हें देने के लिए पैसे नहीं है। लेकिन आज ही मुझे लहंगों का बहुत बड़ा ऑर्डर मिला है और तुम बहुत अच्छे लहंगे भी बनाती हो। अगर तुम यह ऑर्डर 4 दिन के अंदर अंदर पूरा कर देती हो तो हमें बहुत अच्छी रकम मिल जाएगी और तुम्हारी दादी का ऑपरेशन भी हो जाएगा। लेकिन यह ऑर्डर 4 दिन के अंदर अंदर पूरा हो जाना चाहिए। क्या तुम कर दोगी? सरिता आंटी, मैं आपका ये एहसान जिंदगी भर तक नहीं भूलूंगी और ये लहंगों का ऑर्डर मैं 4 दिन के अंदर अंदर पूरा कर दूंगी। रात दिन सिलाई करूंगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मेरी मदद के लिए। इस तरह से आरोही के चेहरे पर थोड़ी खुशी आ जाती है कि चलो मेहनत करने के बाद उसे पैसे मिल ही जाएंगे। लेकिन आरोही को कहाँ पता था कि उसी के बुटीक में उससे जलने वाली 2 लड़कियां रहती हैं जो हमेशा उससे जलती रहती थी, दिव्या और सुमन। तभी वह आपस में बातें करती हैं। यह करमजली अनाथ हमेशा हमारे रास्ते में आ जाती है। यह ऑर्डर तो हमें मिलने वाला था। अगर ये ऑर्डर हम दोनों पूरा करते तो हमें कितने ज्यादा पैसे मिलते, लेकिन बीच में आकर टपक गई, हमारा ऑर्डर ले लिया इस मनहूस ने। दिव्या, हमारी मालकिन ने इस आरोही की बच्ची को इस ऑर्डर को इसलिए दिया है क्योंकि ये लहंगे बहुत अच्छे बनाती है ना। हम ऐसे लहंगे बना नहीं पाते, उसका भी काम हो जाएगा और इसे 2 लाख रुपए भी मिल जाएंगे इसकी दादी की इलाज के लिए। दोनों में बहुत बनती है, हमेशा एक दूसरे के काम आती रहती है। दिव्या, कुछ तो सोचना ही पड़ेगा, हम इस आरोही की बच्ची को सबक सिखाना ही पड़ेगा। कुछ तो सोच ताकि हम इसे सबक सिखा सकें। सुमन, मैंने सोच लिया है, अब हम दोनों जो करने वाले हैं ना वो ऐसा होगा जिससे बुटीक मालकिन का भी नुकसान होगा और इस आरोही की बच्ची का भी। अब हम भी देखते हैं कि कैसे अपनी दादी का इलाज करवा पाती है। हमसे हमारा ऑर्डर छीना है ना,
देख अब हम तेरे साथ क्या करते हैं, बना, जितनी मेहनत से लहंगा बना सकती है बना, उसके बाद हम जो करने वाले हैं ना वो तेरी सोच से भी परे होने वाला है। बहुत मजा आएगा तेरी बर्बादी और बुटीक मालकिन की बर्बादी देखते हुए। बहुत मजा आएगा। ऐसा सोचकर दिव्या और सुमन एक बहुत खतरनाक प्लान बना लेती हैं। वहीं दूसरी तरफ बेचारी आरोही, वह 1 मिनट के लिए भी नहीं सोती। 4 दिन तक रात दिन मेहनत करती है और वह लहंगों का ऑर्डर पूरा कर देती है। तभी सरिता आंटी का फोन आता है। आरोही बेटा, तुम वह सभी लहंगे जो तुमने बनाए हैं वह शहर में लाला सेठ के यहाँ पर देकर आ जाओ, और वो जो भी तुम्हें पैसे देंगे मुझे लाकर दे देना, ठीक है? संभल कर जाना। आरोही वह सभी लहंगे लेती है और शहर जाकर लाला सेठ के यहाँ पर देकर आ जाती है, और लाला सेठ आरोही को जो भी लहंगों के पैसे देता है वह सभी लेकर शहर से वापस आ रही थी। तभी दिव्या और सुमन चोर का रूप लेती हैं और आरोही को रास्ते में ही रोक लेती है और उसे चाकू दिखाकर उससे सभी पैसे छीन लेती हैं, और उसके बाद बेचारी आरोही की बहुत ज्यादा पिटाई भी करती हैं और सभी पैसे लेकर वहाँ से भाग जाती हैं। बेचारी आरोही वहीं बैठकर बहुत ज्यादा रोती है। अब मैं बुटीक मालकिन के पास क्या मुंह लेकर जाऊंगी, उनसे क्या कहूंगी कि रास्ते में चोरों ने मुझसे पैसे छीन लिए। पता नहीं वो मेरी इस बात पर भरोसा करेंगी भी या नहीं, कहीं वो मुझे लालची न समझ ले। उन्होंने मेरे ऊपर भरोसा दिखाया और मुझे शहर भेजा। मैं क्या करूं, मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। वही दूसरी तरफ मेरी दादी हॉस्पिटल में जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रही है। अगर 2 लाख रुपए का जल्द से जल्द बंदोबस्त नहीं हुआ तो उनका ऑपरेशन नहीं हो पाएगा, और अगर उनका ऑपरेशन नहीं हुआ तो वो मुझे मेरे माता पिता की तरह हमेशा हमेशा के लिए अकेला छोड़ के चली जाएगी। मेरे दादी के बिना मैं कैसे जीऊंगी? मेरे तो उनके सिवा इस दुनिया में कोई नहीं है। मैं क्या करूं, मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। कोई मेरा घर भी नहीं खरीद रहा। मैं क्या करूं? दादी का इलाज, मालकिन के पैसे, ये सब कहां से लेकर आऊं? हे ऊपर वाले, तूने मुझ जैसी अनाथ लड़की के ऊपर इतनी बड़ी परेशानी क्यों डाली? मुझे इस परेशानी से बाहर निकाल दे। मैं क्या करूं? इस तरह से आरोही बहुत ज्यादा फूट फूट कर रो रही थी। तभी आरोही के पास एक बहुत सुंदर परी आती है और वह आरोही से कहती है, आरोही, मैंने तुम्हारी सभी बातें सुन ली हैं और तुम बहुत ज्यादा परेशान भी हो। अगर तुम मेरी मदद करोगी तो मैं तुम्हें इस परेशानी से बाहर निकाल सकती हूँ। बादलों में जादुई सोने और चांदी के 2 लहंगे के घर हैं और दोनों में से एक के अंदर मेरी जादुई छड़ी है। अगर तुम मेरी जादुई छड़ी बादलों से लेकर आ जाती हो तो मैं तुम्हें इतने पैसे दे दूंगी जितने की तुम्हें जरूरत है। क्या तुम मेरी मदद करने के लिए तैयार हो? हाँ हाँ परी जी, मैं आपकी मदद करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आ रहा मैं बादलों में कैसे जाऊंगी। मेरे पास तो आपकी तरह पंख भी नहीं है। तभी वह परी ताली बजाती है और वहाँ पर सीढ़ियाँ प्रकट कर देती है, जिसकी मदद से आरोही बादलों में पहुँच जाती है। तभी उसे बादलों में जादुई 2 सोने और चांदी के लहंगे के घर नजर आते हैं। तभी जादुई सोने के लहंगे के घर से आवाज आती है, आरोही, मेरे जादुई सोने के लहंगे के घर के अंदर बहुत सारी धन दौलत है। इतनी सारी धन दौलत कि जिंदगी भर तुम उसे खर्च नहीं कर पाओगी और सारी जिंदगी ऐश करोगी। मेरे घर के अंदर आओ और सारी धन दौलत अपने साथ ले जाओ। आरोही, मेरे जादुई चांदी के लहंगे के घर के अंदर धन दौलत तो नहीं है और ना ही तुम्हें देने के लिए कुछ और, लेकिन मेरे घर के अंदर एक बूढ़ी अम्मा बहुत दिनों से बहुत ज्यादा बीमार है। उनकी सेवा के लिए किसी की जरूरत है। क्या तुम मेरे घर के अंदर आकर उन बूढ़ी अम्मा की सेवा कर सकती हो? मैं जादुई चांदी के लहंगे के घर को चुनती हूँ और उन बूढ़ी अम्मा की सेवा करना चाहती हूँ। बड़े बूढ़ों की सेवा करना पुण्य का काम है और मैं पुण्य कमाना चाहती हूँ, धन दौलत लेना नहीं चाहती। क्योंकि मेरी दादी हमेशा मुझसे कहती हैं कि लालच बहुत बुरी बला होती है, वह तुम्हें बहुत बुरी तरह से फंसा सकती है। इसलिए हमें कभी भी लालच नहीं करना चाहिए। इसलिए मैं जादुई सोने के लहंगे के घर के अंदर धन दौलत के लालच के लिए नहीं जाऊंगी, बल्कि मैं जादुई चांदी के लहंगे के घर के अंदर बूढ़ी अम्मा की सेवा करने के लिए जाऊंगी, ताकि मैं पुण्य कमा सकूं।
आरोही के इतना कहते ही जादुई सोने के लहंगे का घर अदृश्य हो जाता है और आरोही जादुई चांदी के लहंगे के घर के अंदर जाती है तो उसके अंदर कोई बूढ़ी औरत नहीं थी बल्कि परी की जादुई छड़ी थी और वह उस जादुई छड़ी को सही सलामत परी के पास लेकर आ जाती है। तभी परी आरोही से कहती है, आरोही, मैं तो बस तुम्हारी परीक्षा ले रही थी कि तुम इतनी दुखी हो, इतनी परेशान हो, तुम्हें पैसों की इतनी ज्यादा जरूरत है कि तुम धन दौलत के लालच में आती हो या नहीं। लेकिन तुम तो बहुत अच्छी हो, तुमने इतने परेशानी में भी बुराई का रास्ता नहीं चुना, तुमने लालच नहीं किया, इसलिए बादलों का जादू चांदी के लहंगे का घर आज से तुम्हारा है। तुम जादू लहंगे के घर से जो भी कुछ मांगोगी हमेशा तुम्हें मिलता रहेगा। ऐसा कहकर परी अपनी जादू छड़ी से बादलों का जादू चांदी के लहंगे का घर आरोही को दे देती है। आरोही जादू चांदी के लहंगे के घर को पाकर बहुत ज्यादा खुश होती है और वह उससे बहुत सारी धन दौलत मांगती है और जादू चांदी का लहंगे का घर आरोही को बहुत सारी धन दौलत दे भी देता है। आरोही उनमें से थोड़े से पैसे लेकर अपनी बुटीक मालकिन के पास जाती है और उन्हें दे देती है। तभी दिव्या और सुमन यह देखकर चौंक जाती हैं और वह आरोही के पास आती हैं और उससे कहती हैं, तुम इतनी जल्दी इतने सारे पैसे मालकिन को कैसे दे सकती हो? तुम्हारे पैसे तो चोरों ने चुरा लिए थे और तुम्हारी बहुत ज्यादा पिटाई भी की थी, फिर तुम इतनी जल्दी इतने सारे पैसों का बंदोबस्त कहाँ से कर सकती हो? कहाँ से लेकर आई? हमारे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। तुम्हारे कुछ समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा, लेकिन अब मुझे सब समझ आ गया। वह चोर बनकर तुम्हें मेरे पास गई थी ना, और तुमने ही वह पैसे चुराए थे ना। तुम मुझे सरिता आंटी के सामने बदनाम करना चाहती थी ताकि मैं अपनी दादी का इलाज न करवा सकूं। तुम जैसी बुरी लड़कियां मैंने आज तक नहीं देखी। आज से पहले तुम मेरे साथ छोटी मोटी हरकतें करती रही, लेकिन मैं ये सब कुछ नजरअंदाज किया, लेकिन आज नहीं करूंगी। तुम्हें सबक सिखा कर ही रहूंगी। ऐसा कहकर आरोही सरिता आंटी को उन दोनों की सारी हरकतें बताती है। तभी सरिता आंटी दोनों बहनों को पुलिस के हवाले कर देती है ताकि वह आगे से किसी के साथ ऐसा न कर सके। दोनों बहनों को उनकी की सजा बहुत अच्छी तरह से मिल जाती है और वहीं दूसरी तरफ आरोही अपनी दादी का इलाज करा देती है और कुछ ही दिनों में आरोही की दादी बिल्कुल ठीक हो जाती है। आरोही अपनी दादी के साथ जादू चांदी के लहंगे के घर के अंदर हंसी खुशी रहती है और अपने साथ साथ और भी गरीब, परेशान और अनाथ लोगों की भी बहुत ज्यादा मदद करती है।